नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, जिसका आज अति लघुत्तर ये क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है नंबर 1 में कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज की ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। यानी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो अवायवीय ही शोषण होता है। तो ऑप्शन नंबर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, अति लघु है, इसमें अवायवीय शोषण हो जाएगा, जिसे अनोक्सी शोषण भी कहते हैं, जिसे हम लोग अनोक्सी शोषण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है दूसरे नंबर क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो अनुपस्थिति में वायवीय और उपस्थिति में अनुपस्थिति में अवायवीय, उपस्थिति में वायवीय, यानी वायवीय शोषण हो जाएगा, जिसे ऑक्सी शोषण भी कहते हैं। ठीक है, जिसे ऑक्सी शोषण भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में कि जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो ऊर्जा की बात करें, रासायनिक ऊर्जा की बात करें, वो भी जैव की कोशिका में, तो हमारा एटीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा एटीपी कहलाता है। और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। कहाँ रहता है? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। क्या बोला है? कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तो ग्लूकोज की कोशिकीय ईंधन, तो ग्लूकोज को ही कोशिकीय ईंधन कहते हैं। किसको? ग्लूकोज को ही कोशिकीय ईंधन कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखें। तो श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरण होता है, एक होता है प्रश्वास और एक होता है उच्छ्वास। प्रश्वास में क्या करते हैं, हम सांस को लेते हैं, और उच्छ्वास में सांस को छोड़ते हैं। अगर इसका पूरा नाम बोले तो श्वास बोलते हैं इसको। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो श्वास इसको कहते हैं पूरा नाम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। यानी हम सांस क्यों लेते हैं, हमारे लिए क्यों आवश्यक है सांस लेना। तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए हम सांस लेते हैं। किसके उत्पादन के लिए? ऊर्जा के उत्पादन के लिए हम सांस लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। तो श्वसन की क्रिया में उत्पाद के रूप में मुक्त होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 ही बोलते हैं। और ग्रहण क्या करते हैं? तो ग्रहण O2 कहते हैं, जिसे ऑक्सीजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि श्वसन के 2 चरण किस आधार पर बांटा गया है। तो श्वसन के 2 प्रकार है, 2 चरण है। तो पहला है अवायवीय शोषण और दूसरा है वायवीय शोषण। क्या है? दूसरा है वायवीय शोषण और पहला है अवायवीय शोषण। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि अवायवीय शोषण किसे कहते हैं। देखिए, थोड़ा यहाँ पे फोटो झुमला आया है, उसमें क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये हम विश्वास से कर सकते हैं। बोल रहे हैं अवायवीय शोषण किसे कहते हैं। तो क्या किसे कहते हैं कि यह शोषण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जीवाणु और शैवाल में वायवीय शोषण होता है, और इस प्रक्रिया में इथेनॉल, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा क्या उत्पन्न होता है, और ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसे अगर लिख लेंगे, अगर इतना चीज को आप लिख लेंगे, तो एग्जाम में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि वायवीय शोषण की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। वायवीय शोषण की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है, यानी शुरू होती है। तो वायवीय शोषण की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में शुरू होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में शुरू होती है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में शुरू होती है, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में शुरू होती है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही वायवीय शोषण बोले मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अवायवीय शोषण बोले यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। तो पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हमारा वायवीय शोषण में होता है। कहाँ होता है? वायवीय शोषण में होता है। अब पाइरूवेट का मतलब होता है कि जब ग्लूकोज 3 अणुओं में टूट जाता है, ग्लूकोज जब 3 अणु में टूट जाता है, तो उसी को हम पाइरूवेट कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि पौधे में शोषण का आदान प्रदान
किन अंगों से होता है, यानी पौधा जो होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है। अब गैस का मतलब है कि O2 को छोड़ना और CO2 को ग्रहण करना। पौधे में तो उल्टा होता है, पौधे में क्या होता है, CO2 को ग्रहण करता है, O2 को छोड़ता है। तो वही बोल रहे हैं गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है, तो बीसरण क्रिया द्वारा होता है। अगर अंग की बात करें तो शरीर के सतह द्वारा बीसरण की क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा, बीसरण की क्रिया द्वारा होता है। और अंग बोल दिया, अगर अंग बोले तो बोलना पत्तियों द्वारा। किसके अंग बोले तो यहाँ बोलना पत्तियों द्वारा, ठीक है। अंग की बात करें तो पत्तियों बोल देना, पत्तियों द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया द्वारा होता है। गैसों का विनिमय मतलब आदान प्रदान, बात तो एक ही है। किस क्रिया द्वारा होता है, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है अमीबा पैरामीशियम, क्या अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन शरीर के कौन से संरचना के माध्यम से होता है, यानी अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन किस माध्यम से होता है, तो कोशिका झिल्ली संरचना के माध्यम से होता है। किसके द्वारा, कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि मछली का श्वसन अंग, जी हाँ ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि मछली का श्वसन अंग क्या है। तो मछली का जो श्वसन है ये उसे हम बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं, मछली के श्वसन अंग को गिल्स बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको गलफड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलफड़ा, हिंदी में इसको गलफड़ा बोलते हैं। और इंग्लिश में इसे गिल्स बोलते हैं, इंग्लिश में इसे गिल्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि स्थलीय कीट, क्या स्थलीय कीट तथा मनुष्य में श्वसन का अंग बताओ। यानी जो स्थलीय कीट है, जो स्थल यानी जमीन पर रहने वाले जो कीट फतिंगा है, और मनुष्य में श्वसन अंग क्या है। तो मनुष्य की श्वसन अंग तो फेफड़ा है। पहले जान लीजिए कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है। क्या हो गया, वन सेकेंड। चलिए पहले जान लो कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है। तो मनुष्य का जो श्वसन होता है, हर किसी को मालूम होता है कि मनुष्य का श्वसन अंग उसका फेफड़ा होता है। क्या होता है, मनुष्य का श्वसन अंग उसका फेफड़ा होता है। और यहाँ बोल रहा है स्थलीय कीट का श्वसन अंग उसका श्वास नली होता है। क्या होता है, श्वास नली होता है, जिसे हम ट्रेकिया भी बोलते हैं, याद रखिएगा, जिसे हम ट्रेकिया भी बोलते हैं। यानी स्थलीय कीट का ट्रेकिया होता है, जिसे श्वास नली भी बोलते हैं। और मनुष्य का फेफड़ा होता है। क्या होता है, मनुष्य का फेफड़ा होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन अंग का प्रकार अभी जस्ट बताएं, ट्रेकिया, जिसे हिंदी में क्या श्वास नली भी बोलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़ों के द्वारा होता है। मतलब वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे, जीव नहीं पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है। वर्गों के नाम लिखे जिसमें क्या केवल फेफड़े से होता है। तो पहले मनुष्य, लेकिन यहाँ पे जीव का नाम नहीं पूछा है, वर्ग का नाम पूछा है। तो पहला हो जाएगा रेप्टिलिया। क्या हो जाएगा, पहला वर्ग का नाम हो जाएगा रेप्टिलिया। अब रेप्टिलिया का मतलब होता है, रेप्टिलिया का मतलब होता है जिसमें सांप आता है, मगरमच्छ आता है, ठीक है, मगरमच्छ आता है, उसमें रेप्टिलिया आएगा। रेप्टिलिया में सांप और मगरमच्छ आता है, और ममेलिया में हम मनुष्य आते हैं। यानी जितने भी स्तनधारी जीव हैं, जितने भी स्तनधारी जीव है वो ममेलिया में आते हैं। और जितने भी रेंग के चलने वाले जीव रेप्टिलिया में आते हैं, ठीक है, रेंग के चलने वाले जीव रेप्टिलिया में आते हैं। और जो स्तनधारी है, जो जिसका मतलब कि शरीर में दूध होता है, स्तन होता है, वो क्या ममेलिया में आता है। अब स्तन सिर्फ महिला के में नहीं होते हैं, बल्कि पुरुष में भी होते हैं। हम लोग के पास भी होता है छोटा, ठीक है। तो हम लोग भी स्तनधारी जीव है। तो हम लोग क्या यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि वर्टिब्रेटा में हम लोग आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि मनुष्य में श्वसन क्रिया के प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। तो मनुष्य में श्वसन की क्रिया प्रयुक्त संपूर्ण अंग निम्नलिखित है। पहला क्या है, पहला है नासिका छिद्र। क्या है,
पहला है अपन नासिका छिद्र, पहला है नासिका छिद्र, दूसरा है लंकिश, तीसरा है ट्रेकिया, चौथा है फेफड़ा। चौथा क्या है? चौथा है फेफड़ा। तो याद रखिएगा, याद रखिए इतनी बात याद रखिए। पहला है नासिका छिद्र यानी नाक का छिद्र, और दूसरा है लेरिंग्स यानी जो कंठ के पास होता है, तीसरा है ट्रेकिया जो कि हमारे नहीं पाया जाता है, और चौथा है फेफड़ा, चौथा है फेफड़ा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि फेफड़े द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से संपूर्ण होता है। फेफड़े द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से संपूर्ण होता है? तो फेफड़े द्वारा श्वसन दो क्रियाओं से संपूर्ण होता है। पहला तो है प्रश्वास यानी सांस छोड़ने की क्रिया, दूसरा है उच्छ्वास, सांस थोड़ी प्रश्वास मतलब सांस लेने की क्रिया, ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसे प्रश्वास कहते हैं। और देखिए यहाँ पर हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिएगा। अगर हम O2 को ग्रहण करते हैं, प्रश्वास CO2 को बाहर निकाल लेते हैं तो उच्छ्वास, ठीक है, और वही दो क्रिया द्वारा फेफड़ों द्वारा शोषण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, हम रेड कलर लेते हैं। आगे बोल रहे हैं कि पचे हुए भोज पदार्थ से ऊर्जा का उत्पाद किस क्रिया द्वारा होता है? तो ऑक्सीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि ईस्ट पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो पायरुवेट का किण्वन की क्रिया द्वारा बनता है। किसके द्वारा? किण्वन की क्रिया द्वारा बनता है। एग्जाम में पूछेगा कि किण्वन की क्रिया किस जीव में होता है, तो याद रखिए ईस्ट में होता है। किस जीव में होता है? किण्वन की क्रिया हमारा ईस्ट में होता है। किण्वन की क्रिया हमारा ईस्ट में होता है, ये बात याद रखिएगा। और फिर क्या पूछेगा? किण्वन की क्रिया कौन सा जीव में नहीं होता, मतलब किस वस्तु में होता है? तो हमारा दही में, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना हमारा किण्वन की क्रिया कहलाता है। दूध से दही बनना हमारा किण्वन की क्रिया कहलाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि ज्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है? तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण से होता है। ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, और शायद आपको मालूम भी होगा कि लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारे शरीर के मांसपेशियों में क्या ऐंठन होने लगता है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है चलिए आगे बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट के पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो पूरा यानी पूर्ण ऑक्सीकरण, पूर्ण का मतलब पूरा, तो याद रखिएगा कि पूरा ऑक्सीकरण हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पूरा ऑक्सीकरण की बात आए तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है, ये बात याद रखिएगा। पूरा ऑक्सीकरण हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ये बात याद रखिएगा 100%। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि ग्रासनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलता है? यानी जो हमारा ग्रसनी है, यानी जो गला का नस है ग्रसनी, वो कंठ द्वार में यानी हमारा कंठ के द्वार में नीचे कहाँ खुलता है? तो लेरिंग्स में खुलता है। कहाँ खुलता है? लेरिंग्स में खुलता है, याद रखिएगा। आगे क्या है? आगे है कि प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनती है? तो वायु कोशिका वाहिनियां बनती है। क्या बनती है? वायु कोशिका वाहिनियां बनती है, याद रखिएगा। आगे बोल रहा है कि आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़े कहाँ अवस्थित होता है? यानी कि जो मनुष्य के शरीर है, हमारे शरीर में फेफड़ा कहाँ रहता है? तो हमारे शरीर में फेफड़ा वक्ष गुहा में रहता है। कहाँ रहता है? वक्ष गुहा में रहता है, ये बात याद रखिएगा। 100% याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में फेफड़ा कहाँ पाया जाता है, तो आप शरीर में मत भूल लीजिएगा, क्योंकि वक्ष गुहा में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि वक्ष गुहा, जहाँ की हमारा फेफड़ा पाया जाता है, वक्ष गुहा में पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद की आकृति की संरचना क्या कहते हैं? क्या कहलाती है? तो डायाफ्राम कहलाती है। क्या कहलाती है? डायाफ्राम। और डायाफ्राम इस तरह होता है, इसका चित्र इस तरह होता है, डायाफ्राम, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है हीमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित रहता है? तो खून में।
हीमोग्लोबिन हमारा रक्त में, हमारा खून में उपस्थित होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून लाल दिखाई पड़ता है, तो इसलिए ये हमारे खून में ही उपस्थित होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 बोलते हैं, बची हवा के साथ निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? मतलब सिंपल भाषा में बोलो कि CO2 को बाहर निकलने की क्रिया हमारा उच्छ्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्छ्वास कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे लघुत्तरीय क्वेश्चन आ गया, तो हमारा अति लघुत्तरीय क्वेश्चन खत्म होगा, जो कि कुल 30 था और यही 30 आपके बुक में भी दिया गया है। तो हम आशा करते हैं आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन बन गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे लघुत्तरीय क्वेश्चन है। चलिए लघुत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए लघुत्तरीय क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट है जो VBI है वही लघुत्तरीय क्वेश्चन को हम लिए हैं। ठीक है, जो VBI है। चलिए देखते हैं। चलिए बड़ा कर लेते थोड़ा सा। बोल रहे हैं कि श्वसन सजीवों के लिए क्या बोला है? बोला है कि श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? यानी जो हम सांस लेते हैं वो सजीव के लिए क्यों अनिवार्य है, हम लोग के लिए क्यों अनिवार्य है? तो श्वसन जीवों के लिए जरूरी है, क्योंकि सजीवों को बृहत रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, हम लोग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी तो काम कुछ करते हैं। सजीवों को क्या होता है? भोजन से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। पचे हुए भोजन पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीकरण के द्वारा होता है, जिसके कारण ही श्वसन सजीवों के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है कि श्वसन का परिभाषा लिखिए। क्या बोला है? श्वसन का परिभाषा लिखिए। चलिए लिखते हैं। श्वसन का परिभाषा बड़ा है क्योंकि ये सवाल भी 2 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्या लिखेंगे श्वसन की परिभाषा में? कि श्वसन वैसी क्रिया के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, O2 ग्रहण करते हैं और शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। और क्या यहाँ पे शरीर होगा, थोड़ा सा भूल गए हैं। शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन, यहाँ पे उपयोग होगा, याद रखिएगा। उपयोग कोशिकीय ईंधन एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा, जिसे ATP बोलते हैं, का उत्पादन किया जाता है तथा इस यहाँ पे क्रिया होगा। ठीक है, तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। कोशिकाओं शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा श्वसन की परिभाषा है। सिंपल में आप लिखना चाहे तो सिंपल लिख दो कि सांस हम लेते हैं, सांस हम क्या O2 को लेते हैं और हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनता है वो ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है और उससे जो निकलने वाले CO2 गैस जो होता है वो हमें बाहर निकल जाता है और इसी क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, बस शॉर्टकट में लिख देना है। आगे यहाँ पे 3 नंबर का, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आप बुक में देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, लिखना भूल गए हैं। आप 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिएगा और उसका आंसर ये है। और 4 नंबर का क्वेश्चन भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पे और उसका आंसर ये है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लघुत्तरीय क्वेश्चन 4 वो था और हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।